तमाम नाजरीन की जानिब से सलाम अर्ज करना चाहूंगा। जी वालेकुम अस्सलाम। जी शुक्रिया आमद के लिए। दरअसल फजील साहब, इसी वक्त जो ये चल रहा है, जंग का जो माहौल चल रहा है, इसमें एक न्यूज आई है कि इजराइल की संसद पूरी तरह भंग हो गई है। तो क्या इसी जंग के दौरान इलेक्शन भी इजराइल में होगा? बिल्कुल होना चाहिए। जब संसद भंग हो गई और नई संसद के लिए चुनाव होना ही चाहिए, बिना चुनाव हुए कैसे नई संसद चुनी जाएगी। और अमेरिका ने नेतन्याहू के मैंने इजराइल के एक एयरपोर्ट पर पूरी तरह से कब्जा जमा लिया है। उनके ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने उस एयरपोर्ट को खाली करने के लिए बार बार निवेदन कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका कह रहा है कि हम अभी खाली नहीं करेंगे। पूरा एयरपोर्ट बेंजामिन एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट को अमेरिका ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया। वहाँ के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बार बार कह रहे हैं कि भाई हमारा एयरपोर्ट आप खाली कर दीजिए, लेकिन अमेरिका कह रहा है कि हमारे पास अभी कोई दूसरा एयरपोर्ट नहीं है जहां हम अपना जहाज लेके जा सके, फाइटर्स जेट उनके उतरे हुए वहां। इजराइल जो है अपने ही चाल में घिरता हुआ दिख रहा है। हमको तो ये लग रहा है कि अमेरिका पूरी तरह से इजराइल पर खुद कब्जा कर ले। यही अमेरिका चाहता है कि इजराइल को कब्जे में लेकर के हम मिडिल ईस्ट में अपनी, जिस तरह से पांचवा बेड़ा बनाए थे, उसी तरह से इजराइल को, अब इजराइल के ऊपर भरोसा ना करके इजराइल को अमेरिका खुद अपने कब्जे में लेकर के वहां रहना चाहता है और उसे अमेरिका का एक स्टेट डिक्लेयर करेंगे। ऐसा लग रहा है मुझे, जो हालात अभी चल रहे हैं, कि अमेरिका इस वक्त का बड़ा दिन से इंतजार कर रहा था कि इजराइल पूरी तरह से फंस जाए और हम इजराइल पर कब्जा करके और उसे अमेरिका का एक स्टेट डिक्लेयर कर दें। इसी तरफ इजराइल बढ़ रहा है, मुझे जो लग रहा है। जी, आप बिल्कुल अपनी जगह सही, आपकी पेशेनगोई है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में ऐसे हालात बन जाएं, लेकिन आज एक और बयान है जिस पर मैं बात करना चाह रहा था। आज अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस का कहना है कि काफी चर्चा में रहा ये मामला, कह रहे हैं कि ईरान के साथ किसी तरह के समझौते रोकने के लिए इजराइल पूरी तरह अभियान चला रहा है ताकि ट्रंप समर्थकों को इफेक्टेड किया जाए, प्रभावित किया जा सके। अच्छा, इस बयान से वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या जताना चाह रहा है? नहीं, देखिए, वो अभी अमेरिका की जो पॉलिसी है, अमेरिका का जो षड्यंत्र है, वो अभी ओपन नहीं करेगा अमेरिका। अमेरिका उसे कभी भी बताएगा नहीं, लेकिन हमें तो लग रहा है ईरान से ज्यादा उसकी नजर इजराइल पे, जो मुझे लग रहा है आज की 2 दिन की जो घटना है कि इजराइल पर कब्जा करके वो इजराइल को अमेरिका का एक स्टेट डिक्लेयर करना चाहता है। इसी तरफ इजराइल बढ़ रहा है, मतलब अमेरिका इसी तरफ बढ़ रहा है। जी, अच्छा, अमेरिका के हमलों की अगर बात करें तो ये पूरी तरह देखा गया है कि अब वो सिविलियंस को निशाना बना रहा है। खासतौर से पुल है, रेलवे लाइन है, अस्पताल है, सीधा बनाया जा रहा है। अमेरिका का मानना ये है के लिए बताया जा रहा है कि ऐसे हालात बनाए जिससे कि ईरान के खिलाफ बगावत हो जाए। तो नहीं, वो ईरान का देखिए, आज चाबहार बंदरगाह पे हमला कर दिया, एक रेलवे स्टेशन पे हमला कर दिया, एक पुल उड़ा दिया। तो आज का जो हमला है ये क्यूबा को एक्टिवेट कर देगा। ऐसा नहीं है कि ईरान और रूस, चाइना और नॉर्थ कोरिया उनको छोड़ देगा। अभी ये हमला शुरुआती है। अमेरिका को अगर इसका जवाब नहीं मिला, ये और भी बड़े हमला सिविलियंस पर करेगा। बहुत जल्दी हो सकता है, आप देखिए कि अमेरिका के शहरों पे मिसाइलें गिरेंगी। ऐसा बहुत जल्दी होने वाला है। अगर इसको छोड़ दिया गया, अमेरिका को छोड़ दिया गया, तो अमेरिका ने आज पब्लिक सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया है, कल और ज्यादा हमला करेगा और परसों और ज्यादा हमला करेगा। अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे कोई सिविलियन का तो नुकसान नहीं हो रहा है, वहां तो ईरानियन इस्टेब्लिशमेंट का नुकसान हो रहा है, लेकिन अब वो जो हमला आज किया है उससे पब्लिक के ऊपर हमला और तेज करेगा। अभी वो टेस्ट कर रहा है अमेरिका
जी। बहरहाल ये जो मसाइल चल रहे हैं, सोशल मीडिया पे एक वीडियो के मुताबिक ये भी पता चला है कि इजराइल सेना ने ईरान के मशहद शहर में ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई के मकबरे पर बमबारी की है। क्या ये बमबारी ईरान को भड़काने के लिए की गई है या जंग का एक हिस्सा माना जाएगा इसको? नहीं, डरवाने के लिए की जा रही है। ये अभी शुरुआत है, डरवाने के लिए की जा रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे नहीं निपट पा रहे, तो अगर ईरान ने अमेरिका का जवाब क्यूबा के थ्रू नहीं दिया, अगर मिसाइलें जो हैं अमेरिकी शहरों पर नहीं गिरी, तो ईरान अब और ज्यादा सिविलियंस को निशाना बनाएगा, जैसे इजराइल ने फिलिस्तीन के लोगों को निशाना बनाया। पहले फिलिस्तीन भी, इजराइल भी ऐसे ही छोटे छोटे हमला करता था, फिर लगातार सिविलियंस को निशाना बनाने लगा। ठीक उसी तरह से अब ये लग रहा है कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तो हम नहीं निपट पा रहे, इनके सिविलियंस को निशाना बनाओ। तो जब अमेरिका के अब जितने बेसेस हैं उनको तो ईरान उड़ा ही रहा है, उनके आर्मी स्टेब्लिशमेंट की, उनके आर्मी ऑफिसर जवान सब लोग घायल हो रहे हैं, मर रहे। अब उससे काम नहीं चलेगा। अब ईरान को अपना क्यूबा वाला रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा और उसे डायरेक्ट अमेरिका से लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तभी इस लड़ाई का कोई अंत हो सकता है। जी। अच्छा, यूएई के मदाखलत की बात सामने आई है, आपको क्या लगता है कि यूएई ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के जो बंदरगाह ये रहा है आपका चाबहार जो है, इस पर हमला करा है और उसका याभोन करके एक कोई ड्रोन है जिसका इस्तेमाल हुआ है, तो ये सिर्फ वेस्टर्न मीडिया की बात कही जाए या फिर ऐसा हुआ है? नहीं, हुआ है, उसकी तो बाकायदा फोटो वीडियो भी आए हुए हैं, और यूएई के बस का नहीं है इसका मध्यस्थता कर पाना। यूएई मध्यस्थता नहीं कर पाएगा। अमेरिका के सामने जो अमेरिका से नजरें उठा के बात न कर पाता हो, समझ रहे आप, जो नजर उठा के जिससे बात न कर पाए, वो उसकी मध्यस्थता करेगा या मध्यस्थता करवाएगा? जो हाथ नहीं मिला सकता, नजरें उठा के बात नहीं कर सकता, नजर नीची करके बात करता है, वो मध्यस्थता करने लायक है? मध्यस्थता वो करता है कि अगर आप नहीं माने तो थोड़ा आपको डांट डपट भी दिया जा सकता है कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे कर लीजिए आप, तब उस आदमी की मध्यस्थता की वैल्यू होती है। जो खुद ही घुटनों के बल बैठा हुआ है, वो अपनी जान बचावे कि ईरान की जान बचावे? वो खुद ही घुटनों के बल बैठा हुआ है, नजर नीची करके बात करता है, उनका मूड देख करके बात करता है, वो क्या बात करेगा ईरान बचाने के लिए? इसलिए ये सब तो बस बातें हैं और कुछ नहीं है। जी। अच्छा, ईरान का कहना है कि हम पड़ोसी देशों से टकराव नहीं चाहते। अब सवाल ये उठता है कि अगर ऐसे हालात हैं और ये जो बमबारी हो रही है, तो क्या अमेरिका डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी में कामयाब हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। ये तो बहुत दिन से, 4-5 साल से चल ही रहा है डिवाइड एंड रूल। सीरिया को उन्होंने बशर अल असद को हटवाया, टर्की को, उसके बाद हुतीज, फिर यमन पे हमला करवाया। ये सब कुछ तो हो चुका है, कुछ बचा नहीं है। जद्दा पे मिसाइलें गिरी, तो ये सब कुछ तो हो चुका है, कोई रास्ता बचा नहीं। बस एक बात है कि इजराइल और अमेरिका के कारनामों से दुनिया की आंख खुल चुकी है कि भाई ये लोग कितना नीचे तक गिर सकते हैं, कहां तक जा सकते हैं अपने फायदे के लिए। इसलिए पूरी दुनिया में अब कोई भी इन लोग के साथ खड़ा नहीं है। जी। अच्छा, ईरान के अटैक्स के जरिए से अमेरिकी फौजी मारे जाने की खबरें आ रही हैं, क्या अमेरिका इसको बर्दाश्त कर पाएगा? वहां तो एक फौजी की बड़ी कीमत होती। नहीं, बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा। जब इब्राहिम लिंकन को बर्दाश्त कर लिए, JWR को बर्दाश्त कर लिए, और 4-5 जहाजों को बर्दाश्त कर लिए, तो सैनिक मर रहा है, ट्रंप के परिवार का कोई नहीं मर रहा है ना। सैनिक तो आम आदमी होता है, नॉर्मल फैमिली के बच्चे होते हैं। वो जमाना अब चला गया कि एक अमेरिकी मरता था तो अमेरिकी सड़क पाते थे। अब कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनके घर का कोई नहीं मर रहा है ना, नॉर्मल आदमी मर रहा है, उससे उनको क्या फर्क पड़ता है?
ईरान ने यमन के हुतीज से कहा है कि अगर अमेरिका ईरान के बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करता है तो वो रेड सी में तेल शिपिंग रूट बंद करने की तैयारी करें। इससे क्या अमेरिका हमले कम कर देगा या फिर कोई और ऑप्शन होगा इसका? नहीं, वो हमला कर ही नहीं पाएगा ना, फिर कहां से करेगा? 2000 किलोमीटर की दूरी है इजराइल के एयरपोर्ट से, जहाज उड़ के जाता है, तो हमला करेगा। तो अब तो ईरान के पास भी एडवांस जहाज है जी, उसका जवाब दे देगा। और रेड सी में अगर उनके ऑयल टैंकर्स को उड़ा देगा हुती और उनके सारे रास्ते बंद कर देगा, तो जैसे स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बंद है वैसे लाल सागर बंद हो जाएगा, तो आधी दुनिया का रास्ता कट जाएगा। फिर तो तेल की लोग जो है गाड़ियां खड़ी कर देंगे घर में, पूरी दुनिया के अंदर क्राइसिस हो जाएगा। फिर तो लोग हफ्ते में एक बार छुट्टी मनाने गाड़ी से निकलेंगे, चाहे वो भी नहीं निकलेंगे। अगर लाल सागर बंद हो गया तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बंद हो गया, लाल सागर बंद हो गया, मेडिटेरियन सी बंद हो गया, तो दुनिया का तो जो हाल होगा ही होगा। इजराइल में एक ब्रेड का पैकेट भी नहीं जा सकता, एक ब्रेड का पैकेट भी इजराइल में नहीं जा सकता। जी। अच्छा, ईरान इराक की सरहद पे बिल्कुल अभी एक नई न्यूज आपको बताऊं, वो शायद आपकी निगाह में भी गुजरा होगा। इस सरहद के पास एक टैंकर पकड़ा गया है जिसमें हथियारों की एक खेप थी जिसको ईरान भेजा जा रहा था। ईरानी ऑफिसर्स का कहना है ये खाली तेल टैंकर था जिसमें 100 से ज्यादा फाइबर ऑप्टिक्स ड्रोन थे, टैंक रोधी मिसाइल थे और मिसाइल के पुर्जे और ड्रोन के पुर्जे लदे हुए थे। इस खबर में मतलब आप कैसे, मतलब क्या वजाहत हो सकती है इसमें? इसके पीछे क्या हो सकता है, किसका हाथ हो सकता है? किसने पकड़ा है ये ईरान के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने पकड़ा है सरहद पे, इराक और ईरान वाली सरहद पे। नहीं, किसका जहाज था वो? जहाज नहीं था, एक टैंकर था, पूरा तेल का टैंकर था। उसमें 100 से मतलब ज्यादा ये फाइबर ऑप्टिक स्टोन वगैरह बने। रोड वाला टैंकर था, व्हील वाला? जी 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 जी। हाँ, तो वो पकड़ा है, तो अब किसका, ये तो मालूम होना चाहिए ना कि वो किसका टैंकर पकड़ा है। वो इराक का तो है। जरूर, अगर ये तो पता होना चाहिए कि किसका टैंकर पकड़ा है। तो जब तक पता न चले कि किसका टैंकर है, तब तक उस पर क्या जवाब दिया जा सकता है? आखिर कौन है जो बीच में इस लड़ाई का फायदा उठाना चाहता है? या हो सकता है इजराइल का हो, या हो सकता है अमेरिका का हो, या हो सकता है जॉर्डन का हो। ये तो पता होना चाहिए ना कि किसका है ये, क्योंकि टैंकर पे तो रजिस्टर्ड नंबर होता है। बाकी चीजों पे तो आप दाएं बाएं कर देंगे, लेकिन जो चीजें सड़क पे चलती हैं उसकी तो पूरी शिनाख्त हो जाती है ना। गाड़ी नंबर, चेचिस नंबर, कहाँ का रजिस्ट्रेशन है, कहाँ का मेक है, कितना पुराना है, ये सब पता हो जाता है। तो एक दिन वेट कीजिए, कल बताएंगे इसके बारे में क्या है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो है ये बड़ी खबर थी ऐसी कि वो जो टैंकर पकड़ा गया वो इराक का है। अच्छा, इराक का जो इस वक्त सरबराह है इराक के, वो ईरान के मतलब समर्थन में रहते हैं, तो वहां से टैंकर आने का कोई सवाल नहीं उठता। इसके पीछे क्या किसी और का मतलब हो नहीं, सकता है? उसके देखिए, इसमें वो चलिए। स्पाई का भी काम, जासूसी का भी काम होता है। जी। कभी कभी सरकार के खिलाफ भी दूसरे दुश्मन उस देश में एक्टिव होते हैं। समझिए बात। जैसे रूस के अंदर घुस करके यूक्रेन के ट्रकों ने ड्रोन अटैक कर दिया और 80 से ज्यादा जहाजों को हमला कर दिया 5-6 महीना पहले ही घटना। तो वो कैसे घुस गए? जासूसी भी तो एक बहुत बड़ी चीज होती है ना। भीतर घात जी जो जी। होता है, भाई मान लीजिए प्रेसिडेंट अपने बंगले में बैठा है, तमाम ऑफिसर्स अपने बंगले में बैठे हैं, और नीचे के लोग कौन कहां से किसके यहाँ मिल गया, तो वो तो जब घटना हो जाती है तब उसमें पता चलता है। तो ये जरूरी नहीं है कि इराक में अगर आयतुल्लाह अली खामनेई साहब का खास आदमी बैठा है तो वहां कुछ नहीं हो सकता। वहां भी जासूसी के थ्रू, स्पाई के थ्रू दुश्मन जो है अपनी चाल में कामयाब हो सकता है, ऐसा नहीं है। अच्छा, गुलशन शुजाई से परवीन साहिबा का सवाल है कि क्या वजह है कि इजराइल ईरान पर बराह रास्त हमला क्यों नहीं करता? ट्रंप इजराइल की जंग क्यों लड़ रहा है? ये तो सबको पता है कि ट्रंप क्यों लड़ रहा है।
अब तो अपने लिए लड़ रहा है, अब इजराइल की नहीं लड़ रहा है। वो इजराइल को अमेरिका का स्टेट डिक्लेयर कर देगा, देख लीजिएगा आप। ये भी सच सामने आएगा दुनिया की, इजराइल पर कब्जा करके और अमेरिका इजराइल को अपना एक स्टेट डिक्लेयर करके, और वो अमेरिका को, इजराइल को अमेरिका कर देगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का स्टेट इजराइल हो जाएगा जी। मतलब अब जो है मुझे लग रहा है कि मामला किसी और तरफ मुड़ रहा है धीमे धीमे, और ये जंग की आड़ में कुछ और होने वाला है। चलिए, बहरहाल ये आपकी तज्जिया है। अब आने वाले वक्त में देखिए। अच्छा, अनीस शेख साहब कह रहे हैं क्यूबा से अमेरिका पर हमला कब शुरू हो सकता है? बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी होगा, हो सकता है 1-2 दिन के अंदर ही हो जाए। अब्दुल माजिद साहब कह रहे हैं कि अगर अमेरिका के सारे एयरबेस तबाह हो गए हैं तो अमेरिका हमला कहां से कर रहा है फिर? नहीं, अभी सारे बेस तबाह नहीं हुए हैं, बहुत ज्यादा बेस बना रखा था ना उसने। जैसे पुलिस चौकियां होती है ना हर मोहल्ले में, वैसे अपना बेस बना रखा था। अमेरिका से तो, अमेरिका के आसपास से तो कोई खतरा है नहीं अमेरिका को, तो अमेरिका अपनी 70% आर्मी को पूरी दुनिया में, खास करके गल्फ में फैला के रखता है। सारा गल्फ के लोग उसका खर्चा उठाते हैं, पैसा गल्फ के लोग देते हैं, और अमेरिकन सैनिक वहां जाकर के गल्फ के अंदर रहते हैं, और पैसा अरब लोग देते हैं। तो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। मोहम्मद इरशाद साहब हमारे साथ में हैं। उनका सवाल है कि कह रहे हैं फजील साहब बताइए कि साइलेंस इज हाफ कमिटेड, यानी मशवरा ईरान अमेरिका जंग पे सही बैठ रहा है। ये मुहावरा ईरान अमेरिका जंग पे सही बैठ रहा है, सारी दुनिया चुप रहकर अमेरिका के साथ दे रही है, इसका वजाहत कर दें थोड़ा सा। नहीं, अमेरिका का साथ कोई नहीं दे रहा है, अमेरिका बिल्कुल अकेले है, कोई भी साथ नहीं दे रहा है। ये तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि अमेरिका का साथ अमेरिका की आवाम भी नहीं दे रही, उनके अपने सीनेटर्स भी नहीं दे रहे। ये जबरदस्ती की लड़ाई है, और कमजोर लोग और गरीब लोगों को मारने के लिए ये षड्यंत्र है। अच्छा, फिलिस्तीन में जो हालात हैं वो फिर से वही दिख रहे हैं जो इजराइल ने पहले किया था, जेनोसाइड, अब काफी हद तक बढ़ गए हैं। आज भी एक वीडियो सामने आया था, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? क्या इजराइल, क्या ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका इधर पूरी जंग को तैयारी कर रहा है, उधर जो है इजराइल अपना काम कर रहा है इसके पीछे? नहीं, वो सब देखिए, वो एक दिन और भी आपने कहा था कि अभी वो पुराने वीडियो निकाल के लोग चला रहे हैं। अभी फिलहाल इस तरह की कोई घटना वहां नहीं आई है सामने, बाकी छुटपुट घटनाएं वहां पे होती रहती हैं उसके इजराइल के सैनिकों के साथ। लेकिन अब इजराइल तो खुद ही परेशान है, अब वो अपना हमला बचाए कि अभी दूसरों पे हमला करेगा। जो वहां के सेटलर्स हैं वेस्ट बैंक के, उनको पहले की इतनी छूट मिली हुई है कि वो लोग कुछ कुछ करते रहते हैं। बाकी ये वीडियो तो सब पुराने चलाए जा रहे हैं। अच्छा, असद अली मलिक साहब हमारे साथ हैं। उनका भी सवाल है कि जेडी वैंस और ट्रंप की बातों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। क्या जेडी वैंस जंग के खिलाफ है या फिर सिर्फ एक ड्रामा है? ये सिर्फ ड्रामा है। वो एक कहावत है ना कि तू डाल डाल में पात पात, समझ रहे? वो सब कुछ नहीं है, सब अलग अलग भाषा होती है। एक ही बात को आप अंग्रेजी में भी बोल सकते हैं, हिंदी में भी बोल सकते हैं, भोजपुरी में भी बोल सकते हैं, मलयालम तेलुगु में, लेकिन मतलब तो सबका एक ही निकलता है ना, चाहे भाषा कोई भी हो। मान लीजिए हम गाली दें आपको, तो चाहे अंग्रेजी में दें, चाहे हिंदी में दें, चाहे तेलुगु में दें, चाहे भोजपुरी में दें, गाली तो गाली ही होती है ना। उसको उसके भाषा से नहीं जाइए, गाली गाली होती है, चाहे किसी भी लैंग्वेज में दी जाए। अच्छा, सलीम कुरैशी साहब हैं। आज पहली बार ये नाम सुन रहा हूं जहां तक मैं समझ, लेकिन आज उन्होंने नाम भी लिखा है। सलीम कुरैशी साहब है नालागढ़ हिमाचल प्रदेश से। उनका सवाल है कि इस युद्ध का रिजल्ट क्या होगा?
जबकि जंग काफी भयानक होती जा रही है। क्या मुस्लिम कंट्रीज को कभी अकल आएगी? मुस्लिम कंट्री को अब क्या अकल आएगी? एक ईरान ही है जो लड़ रहा है, बाकी 75,000 फिलिस्तीनी, मासूम फिलिस्तीनी मार दिए गए। अब अकल नहीं आई तो अब क्या अकल आएगी? इसलिए इनसे तो कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन इस जंग से एक बात तो तय हो जाएगी कि अमेरिका और इजराइल का सर्वनाश तय, ये जान लीजिए। ईरान अगर मिटेगा तो इन लोग को भी मिटा देगा। अच्छा, मसला चल रहा था अभी, एक सवाल आपसे और करता चलो, फिर मैं अपने नाजरीन की जानिब जाऊंगा। सऊदी अरबिया का बड़ा मसला अभी चल रहा है कि सऊदी अरबिया बीच में शामिल है, सऊदी अरबिया भी बीच में शामिल है। तो पाकिस्तान के साथ जो उसकी डील हुई थी, तो अगर शामिल है तो क्या पाकिस्तान उसके साथ अटैच होगा ईरान के खिलाफ? नहीं नहीं, वो क्या अटैच होगा? अरब भी नहीं खिलाफ जाएगा। आप ये बात तो दिल से निकाल दीजिए कि अरब कभी ईरान के खिलाफ नहीं जाएगा, ना पाकिस्तान जाएगा, ना तो टर्की जाएगा, ना सीरिया जाएगा, ना यूएई जाएगा, ना जी कतर, ना बहरीन, ना कोई नहीं जाएगा। बहरहाल हमारे साथ बहुत लंबी तादाद है माशाल्लाह लोगों की, मैं उनसे शुक्रिया अदा करता हूं सभी का।